नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RWA ट्यूशन क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, जिसका आपको एक लंबे समय से इंतजार था, तो वो दिन आपका आ ही गया। आप लोगों के एग्जाम के लिए एक जबरदस्त कैप्सूल क्रैश कोर्स की शुरुआत आज से हो गई है। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। हिंदी की क्लास आपकी काफी टाइम बाद हो रही है, तो आप लोगों को हिंदी की क्लास का वैसे ही विशेष तौर पर इंतजार होगा। तो फाइनली हम लोग आज से आप लोगों के 4 बजे डेली मिला करेंगे और आपके क्रैश कोर्स में आप लोगों के पूरे ही सिलेबस का एक बढ़िया रिवीजन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, साहित्यिक परिचय है ना, साहित्यिक परिचय जो कि आप लोगों के गद्य खंड से 5 नंबर का और पद्य खंड से भी 5 नंबर का आता है। तो 10 नंबर का साहित्यिक परिचय है और 10 नंबर आपको आज की एक ही क्लास से मिल जाने वाले हैं। तो इस क्रैश कोर्स में हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट है आपकी जिसमें 90+ नंबर आ जाए उन टॉपिक्स को इस क्रैश कोर्स में करेंगे। इस क्रैश कोर्स की क्लासेस के विषय में भी मैं आपको बताऊं, जुड़ना है कि अभी कोई आप लोगों की दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है, बीच में बैकलॉग हो गया है, शुरुआत में कुछ पढ़ा फिर बीच में छूट गया, कुछ याद नहीं है, बहुत तरीके की समस्याएं होंगी। लेकिन अब यही होता है ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो अगर आप RWA पर है तो एक विश्वास आपको रखना होगा कि हम पूरी टीम, ठीक है, हम आखिरी टाइम तक, आपके एग्जाम तक आपके साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। और हम में से हर एक आप लोगों के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स के लिए आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। बस आपको अभी, अब जब आप जागे हो तो दोबारा सो मत जाना कि सर्दी है बहुत रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, ये वाला हाल मत करना, ठीक है। अब आपको जागे रहना है और हमारा टारगेट है 10 जनवरी तक इस सिलेबस को कंप्लीट करने का। 10 जनवरी तक हम लोग पूरा हिंदी का सिलेबस आपके खत्म करेंगे, ठीक है। 40-45 क्लास होंगी और 40-45 क्लास एग्जाम ओरिएंटेड, हर एक चैप्टर को याद करवाने पर, क्योंकि सिलेबस तो आप लोगों को परिचित होंगे, बहुत सारे ने अपने क्लासेस भी कंप्लीट कर रखी होंगी लेकिन याद नहीं है। तो यहाँ इस क्रैश कोर्स का मेन मोटिव है कि आपको अब चीजें याद हो ताकि एग्जाम में आप लिख पाए, ठीक है। इस पर बेस्ड ये हमारा सिलेबस रहने वाला है, जिसमें हमने पहले ही टॉपिक की शुरुआत साहित्यिक परिचय से की है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में आता है, तो इस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते। तो आज की इस क्लास में हम साहित्यिक परिचय को ऐसे करेंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। एक बार सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। यही शुरुआत की 2 क्लासेस है जिसमें हम आप लोगों को शेयर करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर RWA आपके कोई चीज लेकर के आ रहा है तो हम चाहते हैं कि गांव में जो दूर दराज किसी गांव में बैठा बच्चा है, जो बहुत भारी भरकम फीस नहीं दे सकता, स्कूल नहीं जा पाता, घर के काम अपने माता पिता का हाथ बटाना होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो अब एग्जाम टाइम पे उनकी चिंता बढ़ी रहती है और फिर दोबारा उनके पास 12वीं का मौका थोड़ी आएगा। तो कम से कम अगर क्लासेस चल रही हैं तो उन तक पहुंचाएं आप लोग, ऐसी आप लोगों से विनती है, ठीक है। आप हम लोगों को जो है बड़ी दीदी बड़े भैया कहते हैं, तो इतनी बात तो आप मानेंगे। हम लोग कहते हैं कि भाई शुरुआत की 2 क्लासेस, हम आपसे ये नहीं कह रहे उनसे बोलो कोर्स परचेज करें, आप बस उनको शेयर करो कि वो पहली दूसरी क्लास देखें, उनको अगर अच्छा लगता है तो वो आगे फिर आपके, उनको कोर्स लेना होगा तो वो लेंगे, उनको फ्री में पढ़ना होगा यूट्यूब से तो यूट्यूब पर पढ़ेंगे, पर एटलीस्ट उन तक क्लास पहुंचे तो सही। यूट्यूब पर भी बहुत सारा कंटेंट है, इसीलिए आप लोगों को पहली और दूसरी क्लास में क्लास शेयर करने के लिए बोला जाएगा। तो कृपया बिना बोले, है ना, हमारे बोलने की जरूरत ही ना पड़े, उससे पहले आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना आप लोग यूज करते हैं, जेन जी है ना, आप जो यूज करते हैं, वहां तक आप लोगों का ये जो क्लास है उसको शेयर कर दीजिए। उसके बाद मैं आज के सेशन को बढ़ाऊंगी आगे। और क्लास में आ गए हो तो लाइक भी कर सकते हो क्लास को, लाइक है ना, क्योंकि GST एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रही होगी जी क्लास को लाइक करने में, या बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे क्लास में लाइक करने के, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो भैया एक ही बार करना है उसको, 2 बार नहीं, 2 बार करोगे तो वो लाइक वापस चला जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ एक बार लाइक का बटन दबाइए और उसके बाद हम आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, साहित्यिक परिचय आपके इतने सारे हैं। अगर हम काव्य खंड में देखें तो हमारे पास 7 कवि हैं, गद्य खंड में देखें तो 6 लेखक हैं, 7 और 6 हो जाते 13। अब 13 लोगों के बारे में पूरा पढ़ना, उनका पूरी जो है जीवन कथा को पढ़ना कि इनका जन्म ये हुआ था, इनका जन्म स्थान ये था, इनके माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा दीक्षा, बड़ा आपके जो है भारी भरकम पहाड़ जैसा हो जाता है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं एक पैटर्न आपको बताती हूँ कि ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। इसी पैटर्न पर पूछे किसी का साहित्यिक परिचय, लिखेंगे हम इसी हिसाब से, मतलब लाइनें हमारी ये रहेंगी, बस की पॉइंट चेंज कर देंगे, यानी उनका जन्म वर्ष, उनके निधन का वर्ष, उनका जन्म स्थान, उनकी रचनाओं के नाम, बस इतना हमें चेंज करना है, बाकी लाइनें हमारी वही सेम रहेंगी। तो हमें साहित्यिक परिचय एक याद करना होगा और कोई सा भी पूछ लेगा हम उसको कर लेंगे।
एक गद्य खंड की टेबल आपको कराऊंगी जिसमें लेखकों का क्रम से नाम, उनका जन्म वर्ष, उनका जन्म स्थान, निधन वर्ष होगा। ऐसे ही कवियों का, उसको जहां भी पढ़ते हो अपनी टेबल के पास चिपका लोगे और उसको रोज देखते रहोगे, है ना। जैसे सुबह भगवान के पास एक बार हाथ जोड़ते हो, एक बार उन कवियों लेखकों के पास हाथ जोड़ना है कि हमारा जो है भला कर देना, ठीक है। एक बार नजर मार लेना उनमें, उनके जन्म और निधन के वर्ष में, तो तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। वैसे मेरी कोशिश रहेगी आज क्लास में याद करा दूं, पर फिर भी आज तुम्हें याद हो जाएगा। फिर तुम उसको सीधे 2-3 महीने बाद एग्जाम के टाइम पर देखोगे तो फिर तुम्हें लगेगा हमें तो कुछ याद ही नहीं है। इसलिए उसको थोड़ा सा 2-4 दिन में एक बार दर्शन कर लेने, सभी के सबसे आशीर्वाद लेना है कि भैया हमारे हिंदी में जो है अच्छे नंबर आए, ठीक है। उन्हीं कवियों और लेखकों के आशीर्वाद से आपके हिंदी में 95+ नंबर आ सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका। यहाँ पर किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय आ रहा है तो यहाँ पर उनका नाम सबसे पहले तो यही आएगा, वो तो पेपर में दिया ही है, ठीक। अब इसके बाद उनका जन्म तिथि, जन्म का जो वर्ष है, ठीक है, जन्म तिथि यानी उनके जन्म का वर्ष आपको ध्यान में रखना है। फिर उनका जन्म कौन से स्थान में हुआ ये आपको याद होना चाहिए। उनकी शिक्षा अगर आपको पता है तो, अगर शिक्षा किसी लेखक या कवि की नहीं पता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस लाइन को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। 80 शब्दों में लिखना होता है और मैं 80 शब्द पूरे आपको बताऊंगी कि 80 शब्द में ये आप लिखेंगे, ठीक। तो शिक्षा के बारे में अगर पता है तो लिखेंगे, नहीं पता तो कोई जरूरी नहीं है। माता पिता का नाम कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आप, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। किसी भी कवि हो, किसी भी लेखक हो, सब में ये लाइन चलेगी कि भैया इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। सब में ये सेम लाइन आती है। और इनका निधन इस वर्ष में हुआ। तो शुरुआत का जो 4-5 पंक्तियां हैं, इसके पैटर्न में आपको इसी तरीके से लिखना है। फिर होती है साहित्यिक पहचान या कहो साहित्यिक योगदान। 4 लाइनें इसमें भी आएंगी, सेम आएगी, बस यहाँ पर आपका लेखक का नाम बदल जाएगा, बाकी सारी पंक्तियां सेम। जैसे लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है तो उनके बारे में लिखो कि ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख निबंधकार उपन्यासकार रहे। अगर लेखक है तो निबंधकार उपन्यासकार लिख दो, अगर कवि है तो लिख दो ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि रहे, सब में ये लिख सकते हो। फिर उनकी रचनाएं सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर आधारित होती थी। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, सब में चल जाएगा, जिससे उनके समकालीन साहित्यकारों और पाठकों पर उनका प्रभाव पड़ा। सब में ये सेम लाइनें चलेंगी। प्रमुख रचनाएं मैं अभी ट्रिक से याद करवाऊंगी, सारी आपको जो रचनाएं हैं वो क्लास में ही याद भी हो जाएंगी, ठीक है। और मेरी ट्रिक आपको पता ही है कि आप कहते हो ना कि आप एक फिल्म बनाओ, क्योंकि आप जो है कहानी बहुत अच्छी बना लेती है जिससे हमें याद हो जाता है। तो अभी हम सारी रचनाओं को कहानी जोड़ करके सारी रचनाओं की ट्रिक भी देख लेंगे, तो सारी रचनाएं अभी याद हो जाएंगी। जन्म तिथि और निधन का वर्ष भी याद हो जाएगा। तो ये पैटर्न आपको रचनाओं का जन्म तिथि, जन्म स्थान, निधन, इसकी चिंता नहीं करनी है, तो अभी करवा दूंगी मैं क्लास में साथ के साथ, बस ये लिख करके प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो 3-4 रचनाओं के नाम और फिर उसके नीचे एक लाइन लिख देनी है कि हिंदी साहित्य में इनकी रचनाएं मील का पत्थर मानी जाती है। इन रचनाओं ने समाज को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, साहित्य को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाषा शैली आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये जरूरी होता है, लेकिन जो हमारे कॉमर्स या साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए ये पॉइंट जरूरी नहीं है, तो वो इसको छोड़ भी सकते हैं। और फिर यहाँ लिखेंगे लेखक की भाषा बड़ी सरल है, प्रवाहमयी है, प्रभावशाली है। ये सब में आ जाएगा कि इनकी भाषा बड़ी सरल है ना, प्रभावशाली है और आपकी प्रवाहमयी है, ठीक है। इनकी भाषा में हमें तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनकी शैली विवेचनात्मक है, भावनात्मक है, वर्णनात्मक है। उनकी रचनाएं पाठकों के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ती थी। ये सब में सेम। और निष्कर्ष अंत में आता है, इसमें भी सेम लाइनें हैं कि आपके लेखक का नाम हमने बदल दिया, बाकी से ये सेम कि इनका साहित्यिक योगदान अद्वितीय है। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों और आलोचकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वो हिंदी साहित्य को नई दिशा देने वाले महान एक व्यक्तित्वों में से माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान हमेशा स्मरणीय बना रहेगा। तो ये आपके पैटर्न है। इस पैटर्न के बेस पर हम सभी साहित्यिक परिचय को आज देखेंगे कैसे लिखा जाता है, कौन से इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है जो आपको छोड़ने नहीं है, कौन से आप छोड़ सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। मैं पूरे साल नहीं बताती, मैं पूरे साल कहती हूँ सब पढ़ना है, लेकिन एग्जाम टाइम पर मैं बता देती हूँ कि भैया ये पढ़ लो, ये छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कि भी कुछ नालायक बालक आएंगे जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा होगा, सारे सिलेबस को याद नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए कुछ फिर सोच के रखना पड़ता है ना। तो इसीलिए करवा भले ही मैं सारे रही हूं, पर 2-3 इंपॉर्टेंट जो आपको छोड़ने नहीं है वो भी बताऊंगी, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले पद्य खंड। पद्य खंड में इनको जानते हो, है देखा है कहीं आस पड़ोस में घूमते हुए दिखे हो? बताओ, दिखे कभी? सपने में दिखे हो, कभी खेत में जाते हुए दिखे हो, कभी स्कूल जाते वक्त रास्ते में साइकिल से जा रहे हो? ये सारे आपके कवि हैं, ठीक है। कहाँ के? पद्य खंड में, ठीक। और
इन्हीं के आशीर्वाद से हिंदी में तुम्हारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो सुबह शाम इनको धूप बत्ती दिखानी है, अगरबत्ती दिखानी है, ठीक है। और इनका जो जन्म स्थान, निधन और आपके निधन का वर्ष है, ये याद रखना है। तो चलो एक एक करके पहचानो इनको। ये कौन है दाढ़ी वाले बाबा? ये है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। सपने में आ रहे हैं? चलो बढ़िया है, सपने में यही आने चाहिए आपके। तो ये आपके सबसे पहले हमारे पद्य खंड के सभी कवि हैं और इसमें एक कवित्री भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद दूसरे कौन है? टोपी वाले चाचा हमारे कौन है? ये कौन है बताइए? मैथिली शरण गुप्त जी। ये हमारे थोड़े से आगे से इनके बाल उड़े हुए हैं, ये है हमारे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इनका हेयर स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है हमारे सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ये बिल्कुल भैया आपके जो है बढ़िया दाढ़ी वाड़ी इन्होंने अमिताभ बच्चन की तरह सफेद कर रखी है। ये है हमारे अज्ञेय जी और ये हमारी एकमात्र पूरे गद्य खंड और पद्य खंड में एकमात्र महिला कवित्री, ठीक है। इनकी रचना आपको पढ़ने को मिली है। तो ये है आपकी महादेवी वर्मा जी। तो ये आपके पद्य खंड के सभी महान कवि हुए। अब इनके बारे में, इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जो आपके जन्म और निधन का समय है वो आपको क्रम से, इसी क्रम से याद रखना है जिस क्रम से मैंने लिख रखा है यहाँ पर। अपनी कॉपी में अभी टेबल बनाइए, सबसे ऊपर लिखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। क्या लिखना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक। तो उस टाइम पर नाम बड़े बड़े रखे जाते थे, है ना। तो बड़े बड़े नाम है इनके, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जन्म कब होता है इनका? 1865 ईस्वी में। इनमें से देखेंगे सबसे बड़े यही है, सबसे पहले पैदा होने वाला सबसे बड़ा होता है ना। तो देखो 1865 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जब हमारे भारत को आजादी मिलती है तो ये भी आजाद हो जाते हैं, है ना, शरीर से आजाद हो जाते हैं। तो ये 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान है इनका, भैया चश्मे कहाँ जा रहा है? अभी तो रहती है क्लास, थोड़ा सा और स्टाइल मार ले क्लास में, ठीक है। चलो अभी टिकना है यहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है और ये इनका जन्म का जो वर्ष है वो याद रखना है 1865 ईस्वी। और उसके बाद क्या है? आपके जन्म स्थान कौन सा है? निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ पर है? कौन कौन है आजमगढ़ से? कौन कौन क्लास देख रहे हैं बताओ? आजमगढ़ के बालक हैं क्लास में? देखो तुम्हारे यहीं के हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। तो इनका 1865 ईस्वी में जन्म होता है और जन्म स्थान क्या है? निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। और निधन कब होता है? 1947 ईस्वी में। तो 1865 से 1947। अच्छा डार्लिंग भैया के स्टूडेंट भी होंगे क्लास में, जरा बताओ इनकी आयु क्या है? 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, 1947 ईस्वी में निधन हुआ है। तो इसलिए इनकी आयु की गणना जो है, गणित वाले ज्यादा इनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है तो ये करके बताएंगे, ठीक है। बायो वालों कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिर्फ इनको याद कर लो कि 1865 में जन्म हुआ है, 1947 ईस्वी में निधन हुआ है, ठीक है। और जगह कौन सी है? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। अब दूसरे नंबर पर आते हैं मैथिली शरण गुप्त। दूसरे नंबर पर कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त 1886, क्या है इनका? 1886 ईस्वी। तो 1865 के बाद याद रखना है 1886 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान है इनका झांसी, है ना, झांसी की रानी। तो आपकी झांसी इनका जन्म स्थान है, वहां से हमारी प्रिय गौरांगी मैम भी है। तो ये आपके वहां से है मैथिली शरण गुप्त। तो झांसी के बारे में मैं जानती हूँ कि भैया गौरांगी मैम झांसी से रहती है, तो इनको आप याद रख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त भी वहीं के हैं, झांसी, उत्तर प्रदेश। और इनका निधन कब होता है? 1964 ईस्वी। कब होता है? 1964 ईस्वी। तीसरे नंबर पर आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। तीसरे नंबर पर कौन है? जयशंकर। एक एक करके आयु निकालते रहो, लास्ट में देखूंगी मैं मैथ्स वालों ने कितना सही जवाब दिया है। अब है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इनके ठीक 3 साल बाद आए हैं, यानी इनका 86 है, इनका 89, यानी 1889 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जन्म इनका काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, है ना। और निधन कब होता है? 1937 ईस्वी। इनका आयु थोड़ी सी कम ही रही, 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। फिर पंत जी। पंत कहाँ से हैं? तो पंत वहीं से है जहां से मैं हूं, ठीक है। तो मैं कहां से हूं बताओ? सुमित्रा नंदन पंत जो है आपके, ये हमारे भैया हमारे इधर के हैं, ठीक है। जैसे तुम कहो ना ये सारे तुम्हारे इधर के हैं, ठीक, तो ऐसे ही ये हमारे इधर के हैं। तो बताओ सुमित्रा नंदन पंत कहाँ के हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म होता है 1900 ईस्वी में। कब होता है? 1900 ईस्वी में। फिर इनका जन्म स्थान क्या है? वेरी गुड, बता रहे हो। क्या हो जाएगा? जन्म स्थान हो जाएगा इनका कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, ठीक है। और 1977 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। फिर है आपकी महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान क्या है? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। निधन कब हुआ है? 1987 ईस्वी में।
फिर है हरि सिंह दिनकर, ठीक इनके एक साल बाद 1908 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहां पर? ये बिहार के भैया, सिमरिया मुंगेर बिहार, ठीक है। और निधन कब हुआ? 1974। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका नाम सोच के मैं सोचती हूँ कि भाई साहब पूरे जिले का नाम रख दिया इनके घर वालों ने, है ना। कैसे बुलाते होंगे इनको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, पूरा मोहल्ला उठ के आ जाता होगा, है ना। तो इनको शॉर्टकट में हम अज्ञे ही बोलते हैं, बाकी बहुत लंबा नाम है इनका। तो अज्ञे जी का जन्म देखिए 1911 ईस्वी में। सबसे पहले आपको इसको फोकस में रखना है, ठीक है। सबसे पहले इसको याद रखना है इसी क्रम से। 1865, 1886, फिर आपके 1889, फिर सुमित्रा नंदन पंत 1900, फिर 1907, फिर 1908, फिर 8 के बाद फिर 3 साल 1911 ईस्वी। सबसे पहले इस फ्रेम को कॉपी में लिखिए। सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 ईस्वी, फिर हमारे मैथिली शरण गुप्त, कब होता है इनका? बताइए जल्दी, इनसे थोड़े से बड़े हैं, 1886 ईस्वी। फिर जयशंकर प्रसाद, इनसे थोड़े छोटे, 1800, सब देखो ये सबसे बड़े, फिर इनसे छोटे, फिर इनसे छोटे, फिर इनसे छोटे, फिर सबसे छोटे, इस क्रम से चल रहे हैं हम। सबसे बड़े हैं इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद तुरंत 3 साल बाद 1889, सुमित्रा नंदन पंत 11 साल बाद 1900, महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी, और फिर आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय 1911 ईस्वी। बताओ सबको याद हो गया? याद हो गया ना। अब मैं पूछ सकती हूँ यहाँ पर सवाल, पूछूं? बताइए रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म याद करने पर विशेष फोकस है मेरा आज, क्योंकि पढ़ा तो मैं बहुत बार चुकी हूँ आपको, और साहित्यिक परिचय एक पैटर्न पर पे है, तो उसमें कुछ याद करने में कोई दिक्कत है नहीं, एक एक करके पूछती हूँ, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, फिर रैंडमली पूछूंगी मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, किस किस को याद हो गया? मैथिली शरण गुप्त, पंत जी का, पंत जी का, सुमित्रा नंदन पंत, फिर आपकी महादेवी वर्मा जी। जिसने सही जवाब दिया है मतलब उनको याद हो गया, उनको याद हो गया। सबसे पहले हमने रामधारी सिंह दिनकर पूछे, क्या है इनका? 1908 ईस्वी। फिर हमने जयशंकर प्रसाद पूछे, क्या है इनका? 1886 ईस्वी। फिर हमने पूछे मैथिली शरण गुप्त, अच्छा इनका 86 नहीं, इनका 89 है, ये तो बाद में आए हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का क्या है? 1886 ईस्वी। पंत जी तो भैया बहुत अच्छे हैं, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ठीक, क्योंकि इनका याद करने में कुछ मेहनत नहीं करनी ना, 1920 है ना। और वर्मा जी आपकी 1907 ईस्वी, 1907 ईस्वी। अब इसके अलावा एक और बात, खास बात बतानी है आपको। वो कौन सी खास बात है? कि ये कौन कौन से युग के हुए। चलो आपको ये जन्म तो याद हुआ, ये कौन कौन से युग के हुए ये भी आप एक कॉलम बना सकते हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, ये दोनों आपके कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के। कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के। कौन से युग के हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त? द्विवेदी युग के आपके ये प्रमुख कवि हैं। जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये आपके किसकी हैं? छायावादी। ये कैसे कवि हैं? छायावादी, छायावादी युग। तो ये दोनों द्विवेदी युग, ये तीनों छायावादी। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद। रामधारी सिंह दिनकर कैसे हैं? प्रगतिवाद, प्रगतिवाद युग। और ये आपके प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। ये आपने इनके बारे में याद किया। अब जन्म स्थान, जन्म स्थान अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का बताएंगे क्या है? आजमगढ़, निजामाबाद, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मैथिली शरण गुप्त जी का क्या है बताओ? झांसी उत्तर प्रदेश। जयशंकर प्रसाद जी का वाराणसी उत्तर प्रदेश। सुमित्रा नंदन पंत जी का कौसानी अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा जी का फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। रामधारी सिंह दिनकर का सिमरिया मुंगेर जिला बिहार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का आप यहाँ पर कुशीनगर, इनका थोड़ा सा अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है, अभी कुशीनगर उत्तर प्रदेश आप याद रखिए अभी के लिए, उत्तर प्रदेश। अच्छा इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है ये भी बता दूं, है ना, सबको बेचैनी होगी कि इंपॉर्टेंट बता दो। देखो तुम दो साहित्यिक परिचय छोड़ सकते हो, किस किस का छोड़ सकते हो? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का छोड़ सकते हो, ठीक है, और इसके अलावा एक महादेवी वर्मा जी का छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, बाकी कर लो। अब उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये दोनों तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। अब उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा ही जा सकता है तो आपके जयशंकर प्रसाद भी और मैथिली जयशंकर प्रसाद के अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और ये जयशंकर प्रसाद, ये दोनों ऐसे हैं हर सेट में मिल ही जाते हैं।
तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये दो छोड़ सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से तो ये सेफ साइड के लिए ये पैटर्न जरूर एक दो बार लिख करके देख लेना, इस पैटर्न को जरूर लिख करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का भैया 7 सेट बनेंगे, कुछ पता नहीं है एक सेट कैसा गड़बड़ इधर उधर आ जाए, तो फिर इसीलिए सेफ साइड के लिए एक पैटर्न हमारे दिमाग में होना चाहिए। अच्छे से जो हमें तैयार करना है वो पद्य खंड में 2 कर लेने हैं, यानी एक तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त, ये 2-3 बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। ऐसे ही गद्य खंड का भी करेंगे। अभी मैं सारे पद्य खंड के कवियों का साहित्यिक परिचय यहाँ आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपके सारे ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे साहित्यिक परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का देखें तो वही पैटर्न चल रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी को निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। हरिऔध जी ने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इनका निधन 1947 ईस्वी को हुआ। ये सब में सेम इसी पैटर्न पर चलना है। 4 पंक्तियां ये हो गई। फिर साहित्यिक योगदान, कवि का नाम या लेखक का नाम चेंज होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि है ना, उपन्यासकार, निबंधकार, तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे हैं, तो हमने लिख दिया इनको, है ना। नहीं तो आप सिर्फ कवि भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता है काव्य खंड के हैं तो कवि लिख दिया। अगर आपको बाकी के बारे में नहीं पता कि इनके उपन्यास भी है, निबंध भी है, नहीं पता, तो सिर्फ कवि लिख दो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। लाइन सब में लिख सकते हो। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज, संस्कृति, भाषा विकास को विशेष स्थान देकर साहित्य को समृद्ध किया। सब में ये लाइन चल जाएगी। ये द्विवेदी युग के मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत के 2 द्विवेदी युग, 3 छायावादी, फिर प्रगतिवाद और फिर प्रयोगवाद, तो ये द्विवेदी युग के हैं। तो द्विवेदी युग के प्रमुख, ये द्विवेदी युग के एक प्रमुख साहित्यकार थे। खड़ी बोली के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर प्रमुख रचनाएं ट्रिक से याद कराई थी। कौन सी ट्रिक थी इनकी? प्रमुख रचनाओं की। अब रचनाओं को याद करने की ट्रिक देख लो। तो यहाँ पर रचनाएं आपकी, अच्छा, पद्य खंड की आपकी महामैराथन आ रही है 12 घंटे की। मैंने आपकी गद्य खंड, संस्कृत खंड, कहानी खंड की मैराथन करा दी है ना, तो ऐसे ही एक महामैराथन आ रही है। पूरा पद्य खंड एक ही मैराथन में कंप्लीट हो जाएगा। कब आ रही है? 30 नवंबर को। तो ये आप लोगों की जो महामैराथन शेड्यूल हो चुकी है, इसमें हम कंप्लीट पद्य खंड देखेंगे। एक 12 घंटे में मैंने बाकी सिलेबस कंप्लीट करा दिया था आप लोगों के 13 अक्टूबर को, और एक मैराथन में मैं पद्य खंड कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों का हिंदी का पूरा सिलेबस, आप इस मैराथन को बार बार देखते रहेंगे इनको, तो अच्छे से रिविजन हो जाएगा, ठीक। तो अपने सभी साथियों को बता देना इसके विषय में। चलो, अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचनाएं आपको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, तो देखिए ट्रिक है, प्रिया वैदेही ने पारिजात के चौखे चुभते रस से अधखिले फूल ठेठ रुक्मणी को दिए। तो ये प्रिय से प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पहली कविता आप जब पवन दूतिका देखते हैं तो प्रिय प्रवास की है। तो यहाँ प्रिय से क्या हो गया? प्रिय प्रवास। वैदेही से क्या हो गया? वैदेही वनवास। पारिजात से क्या हो गया? पारिजात इनकी रचना का नाम हो गया। पारिजात फूल होते हैं, ऐसे 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 फूल होते हैं। तो हमारी प्रिया वैदेही ने पारिजात के आपके चुभते चौखे रस से, तो चौखे चौखे चुभते चुभते चौपदे, ये रचनाएं हैं इनकी। ये याद नहीं हो रही है तो प्रिया वैदेही वनवास, 3 तो याद हो गई। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, 4 रचनाएं। किसी भी रचनाकार के बारे में आपको पता है तो काफी है साहित्यिक परिचय के हिसाब से। रस से रस कलश, अधखिले से अधखिला फूल, ठेठ हिंदी के ठाठ और रुक्मणी परिणय, तो ये इनकी रचनाएं, ठीक है। तो इसमें प्रिया वैदेही ने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चौखे चौबते चुबते चौबते, रस कलश, अधखिले फूल, ठेठ हिंदी के ठाठ और रुक्मणी परिणय, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो 4 रचनाएं आपको याद होती हैं वो 4 रचनाएं आपको लिख लेनी है। फिर इसके बाद लेखन शैली, जो हमारे आर्ट्स वाले बच्चे हैं, सेम पैटर्न पर सभी का आएगा, है ना। और अंत में निष्कर्ष, निष्कर्ष में भी लगभग सभी का सेम आ रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्य द्विवेदी युग का एक सशक्त उदाहरण है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को न केवल समृद्ध किया है बल्कि इसको नई दिशा दी। इनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं और हिंदी साहित्य में इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ये निष्कर्ष आपके सभी पंक्ति, सभी लेखकों के साहित्यिक परिचय, सभी पद्य खंड के साहित्यिक परिचय में, सभी में ये लाइनें आपकी काम आ जाएंगी, ठीक। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय। इसी पैटर्न पर सारे हमारे मैथिली शरण गुप्त भी हो जाएंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिड़गांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बारे में 2-4 पंक्तियां मैंने और लिखी हैं, जिसको याद होता है ठीक है, जिसको नहीं होता है वो सिर्फ ये कहेंगे कि भाई हिंदी साहित्य के एक महान कवि हुए, इनका निधन 1964 ईस्वी को हो गया, जिसको नहीं हो रहा है। बाकी बीच में देखेंगे बाल्यावस्था से ही इनका काव्य रचना की तरफ इनका झुकाव था, मतलब शुरुआत से इनको कविता लिखने का शौक था, है ना। और हिंदी
इन्होंने हिंदी काव्य की नई धारा को सशक्त किया। ये राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति से भरी कविताएं लिखते थे, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि का सम्मान भी मिला है और इनका निधन 1964 ईस्वी को हुआ। फिर मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। फिर सारी पंक्तियां बाकी जैसी चली आ रही हैं वही सेम इसमें भी रहेंगी। रचनाएं याद करने की ट्रिक अगर इसमें देखें तो इनकी रचनाएं जैसे साकेत काव्य का ही आपने कैकेयी का अनुताप देखा, इनकी कविता, और उर्मिला वाला गीत देखा, ये दोनों ही इनके साकेत महाकाव्य का है, तो साकेत तो आपको वैसे ही याद रहेगा। इसके अलावा साकेत में भारत की पंचवटी में यशोधरा जयद्रथ वध की कथा सुनाती है, तो साकेत इनकी एक काव्य हो गई। जयद्रथ वध की कथा सुनाती है, तो जयद्रथ वध। भारत में भारत भारती रचना, पंचवटी यशोधरा। तो 2-4 रचनाएं जो आपको याद हो वो इनकी रचनाएं आपने यहाँ लिख देनी है, जैसे भारत भारती है, साकेत है, पंचवटी है, यशोधरा है, द्वापर है, सिद्धराज है, अनग है। तो जो आपको 4-5 रचनाएं याद हैं। लेखन शैली आर्ट्स वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं, बाकी इसको छोड़ भी सकते हैं। निष्कर्ष सब लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। कई सारे बच्चे कहते दीदी निष्कर्ष छोड़ दें, तो अगर देखो लिख दोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, छोड़ दोगे तो कोई नुकसान है नहीं, है ना, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा आपने निष्कर्ष लिखा होगा तो एग्जामिनर सोचेगा बड़ा अच्छा बच्चा है, इसने तो बहुत तरीके से लिखा हुआ है, साहित्यिक परिचय, ये प्रभाव पड़ जाता है, तो बाकी प्रश्नों में भी फिर अच्छे अंक मिलते हैं अगर एक से आपकी इमेज बन गई कि अच्छा बच्चा है। क्योंकि एग्जामिनर एक एक लाइन नहीं पढ़ता, वो पूरी कॉपी के पेज पर लटता है, वो कहता है, उसके दिमाग में एक छवि बनती है कि ये बच्चा अच्छा है या बच्चा ऐसी एवरेज है। एवरेज होंगे तो हर क्वेश्चन पे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो एवरेज नंबर मिलेगा। आपकी छवि एग्जामिनर के दिमाग में बन गई कि बच्चा अच्छा है तो हर क्वेश्चन पे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, भले ही अंदर आपने बहुत खास उत्तर नहीं भी लिखे, एक आध का बहुत अच्छा लिखा था, एक आध में कुछ नहीं भी आ रहा था, आपने कुछ ऐसे इधर उधर से बना बुनू के लिख दिया, तब भी तो एक छवि आपके एग्जामिनर के दिमाग में अच्छी जाए, इसके लिए आप एक तरीके से एग्जाम में उत्तरों को लिखते हैं, उसके लिए जरूरी है कि पैटर्न को आप फॉलो करें। तो अंत में निष्कर्ष हम लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी का निधन 1964 ईस्वी को हुआ। उनके निधन के बाद भी उनकी रचनाएं, उनके विचारधारा आज भी जीवंत हैं। वे भारतीय साहित्य में ऐसे पथ प्रदर्शक कवि हैं जिनकी लेखनी ने राष्ट्र और समाज को नई चेतना दी। आने वाली पीढ़ियां सदैव उनको जो है काव्य से प्रेरणा लेती रहेंगी, है ना। तो ये आपकी ऐसे ही साहित्यिक परिचय आप जयशंकर प्रसाद जी का भी देख सकते हैं। अब ये बाकी मैं बहुत पढ़ नहीं रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को एक पैटर्न मैंने बता दिया, इनकी रचनाएं याद करवा देती हूँ आप लोगों को। जैसे इनकी रचनाएं हैं आपकी जयशंकर प्रसाद जी की, तो जयशंकर प्रसाद जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कामायनी को तो सब जानते हैं, क्योंकि श्रद्धा मनु आप लोग बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो श्रद्धा मनु आपके कामायनी का एक हिस्सा है, तो एक रचना तो आपको याद हो गई। इसके अलावा आंसू की एक लहर निकली, है ना, और आंसू की लहर का झरना प्रेम पथिक के मन से चित्रधार की तरह कानन कुसुम में फूट पड़ा। तो कुछ इस तरीके की ट्रिक बना लीजिए, है ना, कि जयशंकर प्रसाद बैठे हैं, श्रद्धा क्या कर रही है, मनु की याद में आंसू बहा रही है, आंसू की लहर निकल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आंसू का झरना फूट पड़ा हो। प्रेम पथिकों का यही हाल होता है, बेचारे चित्राधार यानी चित्र में जैसे धार बहती है वैसे आंसू बहाते रहते हैं। कहाँ बैठ के, कानन में, जंगल में बैठ के आंसू बहाते रहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, 2-4 रचनाएं भी याद होंगी, तो 2-4 रचनाओं से भी काम चल जाएगा। जैसे कामायनी हो गया, श्रद्धा आंसू बहाती है, ये याद रख लो, है ना, आंसू की लहर बहाती है, लहर से झरना फूट पड़ता है। तो 2-4 रचनाएं, जैसे नाटक में चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, अजात शत्रु, बहुत सारी रचनाएं इनकी। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, तो ये कुछ इनकी 4-5 रचनाएं याद कर लेनी है। भाषा शैली सभी में सेम ही आएगी, आर्ट्स वाले बच्चे लिखेंगे। निष्कर्ष में भी वही, जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में योगदान अमूल्य है। वे छायावाद के निर्माता, युग निर्माता कवि, एक श्रेष्ठ नाटककार थे। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों, छात्रों, आलोचकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कामायनी जैसे महाकाव्य के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। ऐसे ही सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए, इनका भी कि भैया इनका जन्म कब हुआ है, 1900 ईस्वी में, उत्तराखंड के कौसानी गांव में। प्रारंभिक शिक्षा कौसानी अल्मोड़ा में हुई, उच्च शिक्षा म्योर सेंट्रल कॉलेज से, प्रयाग से ली। फिर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला साहित्य का अध्ययन किया और हिंदी काव्य जगत के महान कवि हुए। इनका निधन 1977 ईस्वी को हुआ। तो शुरुआत का पैटर्न 2-4 लाइनों में सेम, फिर उसके बाद साहित्यिक पहचान में भी पहली लाइन में सुमित्रा नंदन पंत लिख दिया, उसके बाद तो सारी इनकी खास बातें वही जैसे आप लोगों को पैटर्न में बता रखी है वही आपने लिख देनी है। इनकी प्रमुख रचनाएं, वीणा बजाते हुए उच्छ्वास, उच्छ्वास होता है जैसे आप सांस लेते हैं ना तेज तेज, उसको उच्छ्वास कहते हैं। तो वीणा बजाते हुए सुमित्रा नंदन
पंत जो है वो लंबी लंबी सांसें भर रहे थे। तभी उसकी ग्रंथि जो तार होती है वीणा की, है ना, वो टूट जाती है तो फिर वो बजता नहीं है, तो उसकी जो ग्रंथि है उसको किसने तोड़ दिया? गुंजन ने तोड़ दिया। तो इस प्रकार एक युग का अंत हुआ। फिर उत्तरा आई, चिदंबरा ने अपनी कहा कि तुम युगवाणी पुरुष में अपनी गांव में एक गीत सुनाओ। तो कुछ इस तरीके की 2-4 रचनाएं, उसने गले में हार पहना हुआ था। 4 रचनाएं इसमें याद कर लो, वीणा याद कर लो, ग्रंथि पल्लव, गुंजन, चिदंबरा। तो इनकी 4 रचनाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए। और भाषा शैली सब में सेम ही पैटर्न में, आर्ट्स वाले बच्चे। निष्कर्ष, इनका योगदान अद्वितीय है। इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा दी, छायावाद को मजबूत आधार देने वाले प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाएं पाठकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी लेखनी पाठकों के हृदय में स्थान बनाए रखेगी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ये तो सब में ही सेम आता है। तो अब मैं आपको गद्य खंड बता देती हूँ, महत्वपूर्ण कवि लेखक मैंने आपको कराए, ठीक है। एक रामधारी सिंह दिनकर की भी रचनाओं को बता देती हूँ, उसके बाद सीधे मैं अगले खंड पर चलती हूँ, ठीक है। देखो, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को कैसे याद रख सकते हैं कि रेणुका हुंकार भरते हुए रसवंती के साथ कुरुक्षेत्र में रश्मि रथी पर सवार होकर आई, है ना, और उर्वशी को कहने लगी। तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, रेती का फूल, अर्धनारीश्वर। तो ये कुछ आप इस तरीके से कि रेणु की हुंकार से रसवंती, कुरुक्षेत्र में रश्मि रथी पर बैठी उर्वशी आई। तो ये इनकी रचनाएं। और संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ते पढ़ते उजली आग में रेती के फूल अर्धनारीश्वर को चढ़ाए। इसमें से कोई 4 रचनाएं आप याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम गद्य खंड में। गद्य खंड के लिए आप देखेंगे तो गद्य खंड की भी हमें एक ऐसी टेबल बना लेनी है जिसमें एक तरफ सभी लेखकों के नाम, एक तरफ उनका जन्म, एक तरफ उनका जन्म स्थान, एक तरफ उनका निधन, और वो कौन सी विधा में लिखते थे। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, तो इनका याद होना चाहिए आपको, 1904 ईस्वी में इनका जन्म होता है और निधन कब है? 1967 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इनका 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। तो 1904 के बाद ये 1906। इनका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कहाँ के? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। इनका निधन कब होता है? 1995 ईस्वी में। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा जी का भी देखो 1907 था, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी सेम है, 1907 ईस्वी में पैदा हुए। दुबे का छपड़ा, बलिया, उत्तर प्रदेश, 1979 में इनका निधन हो जाता है। प्रोफेसर, अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है? इसमें देखो हरिशंकर प्रसाई इंपॉर्टेंट है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद कर लेना। छोड़ना क्या है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये छोड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी साहित्यिक परिचय एक पैटर्न याद कर लेना, बाकी सबके रोज पढ़ करके जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना। अब है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, 1919 ईस्वी में इनका जन्म होता है। हरिशंकर प्रसाई जी 1924 और ये 1931। तो इसी क्रम में आपको रखना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 में, फिर 1906, 1907, फिर 1919, फिर 1924, फिर 1931 ईस्वी में। निधन देखें तो 1904 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म होता है, निधन इनका 1967 में हो जाता है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का 1906 ईस्वी में जन्म होता है, 1995 ईस्वी में निधन हो जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है, निधन इनका 1979 ईस्वी में हुआ। फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी 1919 ईस्वी में जन्म हुआ है, 2005 ईस्वी में निधन। हरिशंकर प्रसाई जी 1924 ईस्वी में जन्म होता है, 1995 ईस्वी में निधन। और फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1931 ईस्वी में जन्म हुआ और 2015 ईस्वी में इनका निधन हुआ। जन्म स्थान वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मेरठ, उत्तर प्रदेश। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दुबे का छपड़ा, बलिया, उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश। हरिशंकर प्रसाई इटारसी, मध्य प्रदेश। एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम, तमिलनाडु। ये किस विधा में लिखते हैं? जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल एक प्रमुख निबंधकार, टीकाकार, संपादक रहे हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर निबंधकार भी है, रेखा चित्रकार भी है, लघु कथाकार भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ऐसे ही। हरिशंकर प्रसाई के बारे में एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, व्यंगकार है। बाकी लोग व्यंग नहीं लिखते, लेकिन हरिशंकर प्रसाई के बारे में एक विशेष बात है कि एक प्रमुख व्यंगकार है, बाकी तो सामान्य उपन्यासकार, निबंधकार सभी हैं।
अब इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय भी उसी पैटर्न पर कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी को मेरठ में हुआ। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इन्होंने पीएचडी और डीलिट भी करी। शिक्षा के बारे में पता है तो लिख सकते हो, नहीं भी पता तो छोड़ सकते हो। इनका निधन 1967 ईस्वी को हो गया। साहित्यिक योगदान में भी वही लेखक का नाम चेंज होता है, बाकी पैटर्न सेम रहता है। प्रमुख रचनाएं, 4-5 रचनाएं, जैसे मैंने आपको जो पिछली मैराथन हुई थी उसमें इस चित्र के माध्यम से बताया था। पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, वागधारा, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। यह आपके बेटा तू पृथ्वी पुत्र है, तुझे क्या करना पड़ेगा, भारत की एकता की रक्षा करनी पड़ेगी, और इस कल्प वृक्ष की कहानी मैं तुझे सुनाती हूँ। इस प्रकार माता भूमि बोली अपनी वागधारा में। तो ये कुछ इस तरीके से इनकी रचनाओं को आपने याद कर लेना है। बाकी लेखन शैली आर्ट्स वाले बच्चे, निष्कर्ष सब में सेम ही आ रहा है, यहाँ पर लेखक का नाम चेंज हो रहा है, बाकी सारा पैटर्न सेम है। ऐसे ही आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का भी आपको याद रखना है कि 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। शिक्षा के बारे में देखें तो इनकी शिक्षा बहुत अधिक नहीं हुई। एक बार आपके मौलाना आसफ अली इनके कॉलेज में आए थे, स्कूल में आए थे, है ना, प्रेरणादायक भाषण दिया, तो उसके बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ी और सीधे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1995 ईस्वी में इनका निधन हुआ। ये कुछ खास बातें इनके बारे में। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इसके बाद तो सारी पैटर्न जो आप चला आ रहा है पिछले साहित्यिक योगदान में वही लिखना है। रचनाएं भी मैंने आपको इनकी बहुत बार क्लास में याद करवाई थी, चित्रों के माध्यम से कराई थी, तो बताओ किस किस को याद है। इनकी रचनाएं बहुत सारी मैंने क्लास में चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते याद करवा दी थी आपको। बताओ यहाँ पर रेखा चित्र कौन कौन से हैं, रेखा चित्र कौन कौन से होंगे, देखकर कुछ याद आ रहा है। हर चित्र पे एक चित्र आपके एक रचना थी। नई पीढ़ी के विचार, ये माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, यहाँ पर ये देखो आकाश के तारे, धरती के फूल, संस्मरण, आपके दीप जले शंख बजे, भगवान को याद करते हो कैसे दीप जला के शंख बजा के, फिर बाजे पायलिया के घुंघरू, है ना, क्षण बोले कण मुस्कुराए, संपादन, नया जीवन और विकास। तो इनकी रचनाएं मैंने क्लास में ही याद करवा दी थी, तो आपको इनके बारे में जन्म, जन्म स्थान, निधन अगर याद है कि 1906 ईस्वी में इनका जन्म देवबंद सहारनपुर और 1995 ईस्वी में निधन, और इनकी रचनाएं, तो बाकी पैटर्न आपका सेम ही चलेगा, बाकी पैटर्न आपका सबका सेम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जन्म 1907 ईस्वी, कहाँ, दुबे का छपरा बलिया नामक गांव उत्तर प्रदेश, बलिया जिला उत्तर प्रदेश, ठीक है, और 1979 ईस्वी में निधन। रचनाएं इनकी, ये इनकी रचनाएं, ठीक है, आपकी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। अशोक के फूल आपके सिलेबस में है, ये आपको याद रहेगा। इसके अलावा कल्प लता, कुटज, कल्प लता और कुटज, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, संस्कृति और सौंदर्य। 4 रचनाएं याद कर लो, जैसे 2 तुमने ये कर ली अशोक के फूल के साथ, कल्पलता कुटज। एक याद कर लो बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा। 4 रचनाएं साहित्यिक परिचय लिखने के लिए बहुत है। इसके बाद इनका भी साहित्यिक भाषा शैली सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चे, और निष्कर्ष सेम ही सब में जैसा चल रहा है वैसे ही इसमें भी लिख देना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम एग्जाम टाइम पर सिर्फ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। अगले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मत छोड़ के जाना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखो। हरिशंकर प्रसाई जी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार है, इनका जन्म 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इटारसी जिले के जमानी नामक गांव में हुआ। हरिशंकर प्रसाई जी ने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इनका निधन 1995 ईस्वी को हुआ। हरिशंकर प्रसाई जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में समाज, राजनीति, मानवीय प्रवृत्तियों का विशेष स्थान देकर इन्होंने साहित्य को समृद्ध किया। इनके व्यंग्य ने समाज की विसंगतियों, राजनीतिक विडंबनाओं को उजागर किया और उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अच्छा, इनकी रचनाओं को ट्रिक से, हंसते नाग है पीछे पगडंडी पर, तो हंसते हैं से हंसते हैं रोते हैं, नाग से रानी नागफनी की कहानी, पीछे से भूत के पांव पीछे, पगडंडी से पगडंडियों का जमाना। लेखन शैली सब में सेम, निष्कर्ष में भी कुछ खास नहीं है, आप जो है सारी पंक्तियां सेम ही जैसी लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का भी आप छोड़ सकते हैं, इनकी कुछ रचनाएं आप लोग, जैसे 2020 में मेरे माइंड ने मेरी आवाज छीन ली, तो इंडिया 2020 है ना, मेरे माइंड ने इग्नाइटेड माइंड, मेरी माई जर्नी, आवाज छीन ली भारत की आवाज। तो ये आपने कुछ प्रमुख लेखक और कुछ प्रमुख कवियों के साहित्यिक परिचय देखे हैं। तो अब आज की क्लास से आपने, ये आपके होमवर्क का सवाल है, इससे पहले आप लोगों से
बात कर दी जाए कि अब आप लोगों का काम क्या है, इस 10 नंबर को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको ये भी मुश्किल लग रहा होगा कि हम कैसे करें। तो जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, उनके लिए सुझाव है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो साहित्यिक परिचय का पैटर्न याद कर लेंगे। वो अपनी कॉपी में साहित्यिक परिचय का सिर्फ पैटर्न याद करेंगे, ठीक है। साहित्यिक परिचय का जो पैटर्न मैंने शुरुआत में करा रखा है वो याद कर लेंगे। दोनों टेबल, गद्य खंड की जो टेबल आपको दिखाई है उसमें जो कवियों को मैंने छोड़ देने के लिए बोला उसको छोड़कर, और पद्य खंड में भी जो आपके गद्य खंड में जो लेखक छोड़ने के लिए बोला है उनको छोड़कर एक टेबल बना लेना यहाँ पर भी, और इनकी रचनाएं साथ में याद करनी है। जो ट्रिक बता रखी है उसके साथ 4-4 रचनाओं को याद कर लेना, और साहित्यिक परिचय का पैटर्न दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना, तभी एग्जाम तक लिख पाओगे। सबसे पहले कवि के बारे में जन्म, जन्म स्थान, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाया, निधन। 4 पंक्तियां शुरुआत की ये हो, 4 पंक्तियों में साहित्यिक योगदान, 4 इनकी रचनाएं, और अंत में 4 लाइनें निष्कर्ष की। 80 शब्द हो जाते हैं पूरे। पेपर में लिखा होता है कि भैया 80 शब्दों में आपको लिखना है, और इतना आप लिख देते हैं तो पूरे जिस पैटर्न के हिसाब से मैंने कराया है इसमें पूरे 80 शब्द आपके हो रहे होंगे, कहीं कोई कमी नहीं होगी, याद भी आसानी से हो जाएगा। तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे। मैं बीच में किसी दिन भी रैंडम टेस्ट लूंगी। अब आपके टेस्ट देने का वक्त आ गया है। जैसे ही मुझे बीच में लगेगा कि अब एक छोटा सा टेस्ट आपका लिया जाना है तो मैं आप लोगों को एक टेस्ट पेपर बना करके दूंगी, उसको सॉल्व आप करेंगे। उसके बाद क्लास में मैं देखूंगी कि भैया किसके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट भी होते रहेंगे, और उस टेस्ट में मैं रैंडमली किसी भी कवि या किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए दूंगी, और आप लोग ईमानदारी से लिखेंगे क्योंकि आप लोग घर में बैठे हो। चीटिंग का पूरा ऑप्शन है, लेकिन चीटिंग किससे करोगे, खुद से ही करोगे। तो इसलिए ईमानदारी से आपको करके खुद अपना नंबर मिलाना है, खुद अपना टेस्ट लेना है, इवैल्यूएशन करना है कि हम अभी कितना स्कोर ला पा रहे हैं और कितना अभी हमें और जरूरत है मेहनत करने की। ये बीच बीच में होगा। पीडीएफ आपको रोजगार वित्त अंकित एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो आप लोग अगर का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा रस, छंद और अलंकार। कल का टॉपिक क्या है हमारा? रस, छंद और अलंकार। 6 नंबर का टॉपिक है। तो आज की क्लास से आपके 10 नंबर, अगर इसमें से कोई अपना एग्जाम में 90-95 लाना चाहता है तो आज अगर मैंने 10 नंबर का आपको पढ़ाया है तो आपकी तरफ से भी अगले 24 घंटे में 10 नंबर पूरे तैयार होने चाहिए, कॉपी में नोट्स लिखे होने चाहिए। अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाई चल जाएगा, लेकिन अभी आज आपको जितनी चीजें मैंने बताई ये कॉपी में लिखनी है, तब आपकी तरफ से भी 10 नंबर पक्के। फिर 10 नंबर के आगे टिक कर लेना। कल कराऊंगी तो 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार। परसों से क्लासेस एप्लीकेशन पर होंगी। 10 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का है? हुंकार, आग का दरिया, कामायनी या तार सप्तक? कौन सी रचना यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की है ये आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है। चलिए, तो अपने क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक कर देंगे, और 30 तारीख की जो महा मैराथन आ रही है 30 नवंबर को, इसके लिए आपको तैयार रहना है। इस 30 नवंबर की महा मैराथन में पूरा ही पद्य खंड आप लोगों को एक बार में रिवीजन होगा। 12 घंटे की क्लास होगी, नॉन स्टॉप सारे चैप्टर्स को शुरू से लेकर अंत तक इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सेशन को मैं यही विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।